Hello, good evening. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये आपके 10th स्टैंडर्ड से भी जुड़ा हुआ है। काफी आपने 10th में अगर सेल के बारे में पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने के पीछे रीजन ये है that this forms the basis of plant, animal, microbes, and all the other topics that biology is going to revolve around for your NEET 2026. Okay, so ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए we are going to begin right away. ठीक है, फर्स्टली तो हम मेन टॉपिक की बात करेंगे व्हाट इज अ सेल। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट विद देम। वन इज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकंड जो उसकी डेफिनेशन है, इट इज माय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज पहले जब हमने या साइंटिस्ट ने सेल्स को स्टडी किया था तो दे फॉर्मुलेटेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज सेल थियोरी, जिसके ऊपर हमारा सारा स्टडी बेस्ड है। ठीक है, सो सेल थियोरी में हमारे जो मेन कंटेंट्स है वो कौन से थे? सो द नंबर वन कंटेंट दैट वी हैड फॉर सेल थियोरी is that all organisms are made up of cells। ठीक है, all organisms are made up of cells। फिर सेकंड क्या है? एक्टिविटीज of an organism are sum total of the activities of its cells। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दैट लेट्स से अ पर्सन इज ईटिंग फूड एंड उनके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। तो जो डाइजेशन हो रहा है, जो एक्टिविटी उस इंसान के बॉडी में हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सारे सेल्स का काम है उसके पीछे। इंडिविजुअल सेल्स का काम क्यूमुलेटिव हो जाता है एंड देन वी कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज। द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज all cells arise from pre-existing cells। ठीक है, all cells arise from pre-existing cells। रुडोल्फ वर्चाव ने ये थियोरी हमें बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ही ये है। और ये हमें किसने दिया था? तो भाई हमें ये दिया था रुडोल्फ वर्चाव। ठीक है, तो सेल थियरी में ये दोनों स्टेटमेंट्स उन्होंने ऐड किए थे। देन व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड वन, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें किसने दिए हैं? तो शेल्डन एंड श्वान, right? So these are certain things that we need to remember about the cell, which is the basic unit of life. It is the structural and functional unit of life। The cell theory ये definitely आपको एग्जाम में आएगा, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे,
which one is odd one out, from the given statements, ऐसा कुछ आ सकता है. Which one is the statement that belongs to the cell theory? किसने दी थी cell theory? Who added a statement? ऐसे कोई भी सवाल आ सकते हैं. तो ये हमें definitely याद रखना है. Once we remember this, we will talk here about different cells. ठीक है, डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे. तो उसमें नंबर 1 चीज जो मेरे लिए आती है, दैट इज शेप्स ऑफ सेल्स. तो शेप्स कुड बी एनी, जैसे कोई सर्कुलर सेल हो सकता है, कोई सेल ऐसा स्टार शेप का हो सकता है, दैट इज द न्यूरॉन. फिर स्मूथ मसल जैसा सेल हो सकता है कोई, ओके, विच इज स्पिंडल शेप. कोई सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉलोनीज में होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. So there are different shapes of cells. जब हम यहाँ पे sizes की बात करते हैं, ओके, सेकंड इज sizes. तो sizes में we have to remember कि 2 से 3 चीजें हमें ऐसी यहाँ पे मेंशन करनी है जो हमें कंटेंट में हेल्प कर सकती है. दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल. वो क्या है? न्यूरॉन. ठीक है, squid neuron or any neuron for that matter can be the longest cell. Smallest cell is EPLO. ठीक है, pleuropneumonia like organisms. ठीक है, फिर largest cell is ostrich egg. ठीक है, सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट की भाई सेल में कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं. Then when you talk about types of cell, then when you talk about types of cell, there are two types of cell. Number one is prokaryotic, and then you have eukaryotic. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स के बारे में जानने के लिए कि भाई कितने टाइप ऑफ सेल है. तो भाई 2 टाइप ऑफ सेल है, कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस. तो जो सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, उसमें ज्यादा कोई कंटेंट्स नहीं है या फिर ऐसी कोई चीजें हैं, तो उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. बट इसमें आयरनी ये है कि इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है. यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस. तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, ये सेल्स कैसे हो जाएंगे? यूकैरियोटिक हो जाएंगे. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस यही है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें प्रिमिटिव है, इसलिए इस चीज को हम लोग न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड बोलेंगे, which means nucleus like structure. दोनों सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे कॉमन, क्योंकि यूकैरियोट में ऑल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. और वो भी कैसे होंगे? वो होंगे 70s राइबोसोम. इज दिस वेरी क्लियर? सो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें सिर्फ राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है. तो इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल्स. यूकैरियोटिक में हाउएवर एग्जाम्पल कौन से हैं? प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा के सेल्स. राइट? सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जब डिफरेंट सेल्स की बात कर ही रहे हैं और जब हमने बैक्टीरियल सेल्स की बात करी है, तो बैक्टीरियल सेल्स के थोड़े टाइप्स भी देख लेते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, सो इसमें कौन से टाइप्स है? तो नंबर 1 दैट वी हैव हियर इज कोकस. ओके, कोकस कैसा होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, इनको कोकस बोलते हैं. सेकंड होता है स्पिरिलम.
जो स्पाइरल शेप का होता है। फिर थर्ड होता है बैसिलाई और सिंगुलर बैसिलस, वो रॉड शेप का होता है। और फोर्थ होता है विब्रियो, जो ऐसा कॉमा शेप का होता है। सो हम जब सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, जब प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके एक स्ट्रक्चर को समझे, दैट इज द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स में ही मिलेंगे, और ये कैसे सेल्स हैं, तो ये मेरे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट। आफ्टर दैट, वंस दिस इज डन, हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है मेरे सेल्स के लिए, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। सो बहुत आसानी हो जाएगी उसको स्टडी करने के लिए। पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी हमारे पास सेल के जो कवरिंग्स है वो कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के भी ऊपर, दैट इज नोन एज माय ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स कोई भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो एक स्लाइमी लेयर हो सकता है, वो एक कैप्सूल भी हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ अ प्रोकैरियोटिक सेल वुड लुक लाइक। ओके, नाउ ओवर हियर इस चीज को हम सेल मेम्ब्रेन बना देंगे, तो सेल वॉल विल बी आउटसाइड दिस, और उसके भी बाहर वी विल हैव ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो लेट्स मार्क देम। दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, ये है सेल वॉल, ये है membrane। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सेल का शेप। फिर हम लोग इधर देखते हैं, अब यहाँ पे लेट्स ड्रॉ पिलाई, which can be present throughout the outer covering of the bacteria for sexual reproduction as well as conjunction. Then we have cilia, which could also be present so this becomes the cilia, this becomes the pilus. Now, हर एक बैक्टीरिया के पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कुछ बैक्टीरियाज में ये स्ट्रक्चर हो सकता है which helps in movement। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिम्ब्रिए। Okay, so this as fimbriae or flagella. नाउ बैक्टीरियाज में, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा। सो इसका जेनेटिक मटेरियल जहां पर भी ऐसे प्रेजेंट है,
ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए जो भी वो हो सकता है, उस जगह को हम कह देंगे न्यूक्लियोइड। So this is the genetic material and इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। और इसमें स्कैटर्ड है बहुत सारे राइबोसोम। ये कैसे हैं? ये है 70s। ओके। और ये जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स और न्यूक्लियोइड के सिवा भी एक चीज हो सकती है, दैट इज ऐसा इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज मीसोसोम। Okay, so this is the structure of a prokaryotic organism or a prokaryotic cell. इसमें कोई ऐसा सच रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस भी नहीं है, और उसका जेनेटिक मटेरियल है विच कुड बी डीएनए और आरएनए। So this is the structure of a basic prokaryotic cell. Now ये prokaryotic cell जब हमने स्टडी कर लिया है, so we need to know कि कौन सी चीजें कैसे बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं, तो भाई ग्लाइकोकैलिक्स के कौन से टाइप से, जैसे हमने अभी बात किया था, दिस कुड बी अ कैप्सूल और इट कुड बी अ स्लाइम लेयर, राइट। फिर सेल वॉल है, तो सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडो ग्लाइकन से बनी है, और ये बनी है म्यूरिन से, राइट। सीलिया है, तो सीलिया किस काम की है इनके लिए? सो इट इज फॉर लोकोमोशन। तो आपको पता है सीलिया कैसा काम करती है? इट वर्क्स लाइक ओर्स ऑन अ बोट, ऑल द सीलिया विल टुगेदर मेक दिस मूवमेंट इन ऑर्डर टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो वो लोकोमोशन का फंक्शन करती है। मीसोसोम में बहुत सारे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, ये फॉस्फोलिपिड, इसका स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ है, ठीक है। राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम 70s है, लेकिन उसके सब यूनिट्स कौन से हैं? तो उसके सब यूनिट्स हैं 30s एंड 50s। ओके। एंड पिलस है, इसका जो फुल फॉर्म, इसका जो प्लूरल फॉर्म है, इट इज पिलाई, एंड दिस हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, इट इज कॉल्ड एज conjugation. So that forms a sex pilus in order to do the job. After that we come to flagella. ये किसके लिए काम करता है? ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। Then you have genetic material. मेरे बैक्टीरिया का genetic material could be DNA or it can be RNA. And the nucleoid has only and only genetic material in it. Okay, so these are the basic explanations of the parts of my prokaryotic cell. आफ्टर दिस हैज बीन स्टडीड, हम लोग अब चलेंगे जानने के लिए कि व्हाट इज देयर इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एंड हाउ डज इट हेल्प एनी ऑर्गेनिज्म। So the next topic we have here is the plasma membrane. ओके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये जो है, इस डायग्राम को क्या कहते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो दैट डायग्राम वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, and this is called as the fluid
mosaic model. This is the most accepted structure of my plasma membrane till date. So everybody is going to do this. Okay. Now, इसमें सबसे पहले what we are going to draw is the proteins. ठीक है, ऐसे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। कुछ प्रोटीन्स जो ऐसे ऊपर तक दिखकर आते हैं, कुछ जो बीच में ऐसे एम्बेडेड होते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो हम लोग फॉस्फोलिपिड्स यहाँ ऐसे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके अंदर एक बाइलेयर बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज दिस। Okay, so this is how my phospholipid bilayer would look like. Another thing, इसमें बीच बीच में से आप कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे देख सकते हो एंड लिपिड्स को देख सकते हो। ओके, तो मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीजों को मार्क करने से पहले लेट्स सी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड। अगेन इट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, नाउ ये जब स्ट्रक्चर किया तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट वी हैव व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सो ये क्या है? ये है अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो है ये पूरा इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके पास हेड, एक हेड एंड टेल वाला स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे ये लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज वन लेयर, दिस इज द अदर लेयर। नाउ ये जो है ये प्रोटीन्स ही है जो एम्बेडेड है अंदर। ठीक है, तो वो शायद थोड़े से ऊपर फ्लोटिंग दिखे तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसबर्ग्स इन अ सी। ऐसे आपके जो प्रोटीन्स है दे कैन मूव लाइक दिस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and thereby allow substances to move inside. It's because of the quasi fluid nature of my membrane that the proteins can move like this. So these all are nothing but these all are nothing but my glycoproteins and glycolipids. Okay, so this is basic structure of a cell membrane or plasma membrane. Just to let you know, कोई भी टाइप का मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो सेल का हो या न्यूक्लियस का हो, वो सारे मेम्ब्रेन्स ऐसे ही बाइलेयर से ही बनते हैं। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है तो भी वो ऐसे ही बना होगा, सेल मेम्ब्रेन है तो भी वो ऐसे ही बना होगा। So what does it allow? It will allow substances which are lipid soluble to pass through it very easily. लेकिन things like water or such solvents, if they cannot pass through it, then they will be passing through the provided protein, hence providing facilitated transport through them. So this is the structure of my plasma membrane.
Now that we've studied the structure of the plasma membrane, we are going to continue with what something that we call it as the eukaryotic cell. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक देख लिया कि भाई ये चीज तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में कॉमन है. तो स्ट्रक्चर्स और लेट्स से ऑर्गेनेल्स of a eukaryotic cell. राइट. सो सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल को जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं. सो फॉर दैट हमने इसको बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज देयर आर सम ऑर्गेनेल्स व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है. कुछ ऑर्गेनेल्स है जो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, कुछ है जो एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सिस्टम का पार्ट है. तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं. नंबर 1 बिकम्स माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. नंबर 1 पार्ट और फर्स्ट ऑर्गेनेल ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम is endoplasmic reticulum. The second one is Golgi apparatus. Second one is Golgi apparatus. The third one is lysosomes. And the fourth and the last one is vacuoles. ओके. सो ये चार ऑर्गेनिजम्स और सॉरी जो चार ऑर्गेनल्स हैं ये है पार्ट्स ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इनके सिवा जो मेरे सारे ऑर्गेनल्स हैं दैट इज लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियस. ठीक है. सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया. थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. फोर्थ इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. ओके. फिफ्थ में लेट्स टेक सेंट्रियोल्स. ठीक है. सिक्स्थ में लेट्स टेक राइबोसोम्स. ठीक है. साइटोस्केलेटन में कौन सी चीजें आ सकती हैं लेट्स सी. तो इसमें हमारे पास आ सकती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा. इज दिस वेरी क्लियर. सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स यूनानिमसली आर गोइंग टू फॉर्म यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल के अगर हम एग्जांपल्स देखने जाए ठीक है तो वो कौन से हैं. प्लांट सेल, फिर दूसरा है सेल. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम जो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. फिर जो सेंट्रियोल्स की बात करते हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड सो ऑन. सो हर एक चीज की ऐसी खुद की एक खासियत है. सो उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट with each organelle of our endomembrane system first. Then we go to independent systems. So my first organelle of my endomembrane system is endoplasmic reticulum. Okay. Now endoplasmic reticulum जो मेरा होता है वो मेरा जो न्यूक्लियस है. Let's say this being my nucleus.
न्यूक्लियस में बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं और न्यूक्लियोपोर्स, ठीक है, उसमें से कंटिन्यू होके मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। And it will continue till my plasma membrane. So it will in short connect my nucleus to my plasma membrane. ठीक है, so the part which is attached to my nucleus will bear numerous dot like structures on its surface, and these structures are nothing but my ribosomes. ये जो राइबोसोम्स हैं, ये कैसे होंगे? आपने देखा होगा मैंने 70s एक दो बार ही लिखा है, बट ये राइबोसोम्स जो हैं ये होंगे मेरे 80s राइबोसोम्स। ओके, और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो जिस पार्ट में राइबोसोम्स आर देयर, मोर ओवर देयर, these are known as rough endoplasmic reticulum। ठीक है, इसको एब्रिवेट करते हैं एज RER। वेयर एज जिस पार्ट में राइबोसोम्स नहीं है इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ हमें इन सारे ऑर्गेनेल्स को स्टडी तो करना ही है, इनके डायग्राम्स तो समझने हैं, लेकिन हमें इनके फंक्शंस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जो राइबोसोम है इट इज अटैच्ड टू माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो एज मच एज राइबोसोम्स उससे अटैच्ड है उसका फंक्शन भी वही होगा। सो द फंक्शन ऑफ माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also protein synthesis। Function is protein synthesis। Whereas मेरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है? तो भाई इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, एंड ये काफी सारे इम्यून रिस्पॉन्स में भी एड करता है, aids in immune responses as well. So this is the job of my smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Okay, so that being said, ये तो हमने इनके स्ट्रक्चर समझे हैं। नाउ मेरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी के और मेरे न्यूक्लियस के आसपास हमारा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा which will be like this।
So this structure is nothing but Golgi apparatus. This is nothing but the Golgi apparatus. अब ये जो मेरा Golgi apparatus है, इसमें क्या होगा? इसमें चीजें जो मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगी, ये आएंगी ये फेज से, which is known as the cis phase of my Golgi, and when these things will leave, they will be leaving from the trans phase of my Golgi. Okay, वो चीजें जो मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, they will be modified by my Golgi and they will be leaving from the trans phase. So ये आप देख सकते हैं चीजें normally आई हैं, वो modify हुई है, and now they will be leaving from my Golgi. Golgi के n number of functions हैं, ठीक है? One is acrosome of sperms बनाता है ये, ठीक है? Second, it helps in forming glycoproteins. Okay, then it also helps in forming lysosome. ठीक है, लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस में हेल्प करता है, एक्सेट्रा. So these are the functions of my Golgi apparatus. What is it also known as? It is known as the traffic police of cell. Is this very clear? So it is known as the traffic police of my cell. Now, जैसे हमने जान लिया कि भाई सिस फेज से चीजें एंटर होगी और ट्रांस फेज से दे विल बी लीविंग. सो सिस फेज इज नोन एज द फॉर्मिंग फेज, राइट? नेक्स्ट हमारे थर्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट पे आ जाते हैं. दैट इज, हमने गोल्जी है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सबको देख लिया, बट गोल्जी का एक फंक्शन था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. सो वी आर गोइंग टू फॉर्म देम ओवर हियर. गोल्जी से बन के आते हैं मेरे लिए लाइसोसोम्स. Okay, now what are lysosomes exactly? So, lysosomes has a lot of hydrolytic enzymes. ठीक है, which help in killing the things which are no longer used or they've been destroyed or they are cellular debris which I no longer require. कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा सेल कॉन्टैमिनेट हो गया हो और कॉन्टैमिनेशन के बाद वो सेल में अभी कोई चीज ऐसी बची नहीं है, जिससे उसका कुछ आगे काम हो, तो मेरे लाइसोसोम्स बर्स्ट ओपन हो जाते हैं, सारे एंजाइम्स दे विल लीव इन द सेल and eventually they will also die with that cell. Hence, they are known as suicide bags of my cell. They are known as suicide bags of my cell. They are my lysosomes. Okay. So
these are the things for the first three things of my endomembrane system. ये तीन चीजें पढ़ने के बाद let's come to the fourth part of the endomembrane system, that is the vacuole. Okay, plants में vacuole is a very important part because it does the job of storage. Okay, vacuole does the job of storage. It will hold water, it will hold so many foodstuffs and everything for my plants. So let's name it. It is my vacuole. First thing first, they are very reduced or absent in animal cells. Large, central in plant cells. ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय वैक्यूल, इसके मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट. इट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यूज में आ चुका है. So we will always remember that the membrane is called as the tonoplast. Now this being said, यहाँ पे हमारे सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स ओवर हो चुके हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स इसीलिए बोला है बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन. ये एक दूसरे के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स नहीं है. विच ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि अब हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स के तरफ चलेंगे. सो सबसे पहले we have a very important cell organelle coming up. ठीक है, सो हमारा सबसे important सेल ऑर्गेनल जो अभी यहाँ पे है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ही is a very big structure to study because mitochondria is the powerhouse of my cell. सेल्स जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं जैसे मसल सेल्स हो गए, वॉलेंटरी काम करने वाले सेल्स हो गए, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी मच इन नंबर. बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ऐसे एम्बेडेड F1 पार्टिकल्स हैं. They are present throughout the inner membrane of my mitochondria, which is called as cristae. ठीक है, सो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको क्रिस्टे बोलेंगे. लेट्स मार्क दैट. ठीक है, ये जो है ये मेरे F0 F1 पार्टिकल्स हैं. इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. Okay, this is how they look like. अब माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनल है. Sorry, why? Because it has its own DNA and because it has its own ribosomes. इसके जो डीएनए है, इसके और राइबोसोम्स के वजह से इसको सेमी ऑटोनमस बोला जाता है. The ground substance is known as matrix and the ribosome is 70S. Here it is not 80S. So this is the inner membrane and this makes the outer membrane. Okay, so this is my mitochondria.
फंक्शन देखें तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी फॉर्मेशन इनका फंक्शन है। ये सारी चीजें आप रेस्पिरेशन के चैप्टर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट। So here the cell is coming to a picture, ठीक है। Now जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की तो बात कर ही ली है, लेट्स टॉक अबाउट येट अनदर सेल ऑर्गेनेल जो सेमी ऑटोनोमस है। तो नाम लिख लेते हैं पहले। That is क्लोरोप्लास्ट। ओके, ना क्लोरोप्लास्ट को जब हम स्टडी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल फॉर माय प्लांट सेल्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको थोड़ा ठीक से हम लोग देख लेंगे इन ऑर्डर टू स्टडी इट। ऑलराइट, ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ग्रीन कलर के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं which are present in a repeated fashion forming a long layer of coin like structures called grana। और इनके बीच में ये जो कनेक्शन है are known as lamellae। Now, just like my mitochondria, my chloroplast also consists of a lot of ribosomes and it has its own DNA. So, this is also my semi-autonomous cell organelle. Okay, so firstly, let's write the name of sixth chloroplast. ओके, नेक्स्ट थिंग इसके चीजों के नेम्स लिख लेते हैं। ये जो एक है दिस इज नोन एज thylakoid, one coin is called as thylakoid whereas the whole thing is known as a granum। This is my stroma lamellae whereas these are ribosomes which are again 70s। The ground substance of my chloroplast is known as stroma। It also has DNA as the genetic material, hence it is semi-autonomous। अब इसका function क्या है देख लेते हैं। It is photosynthesis। Is this very clear? So because chloroplast and mitochondria दोनों semi-autonomous है, यहाँ पे वो चीज लिखनी जरूरी है। All right, all right, now we are almost coming to completion of our eukaryotic cell जिसमें firstly we will complete the structure of our nucleus।
ओके, सो दिस इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास पोर्स हैं और न्यूक्लियोपोर्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका मेन काम क्या है? इट कंट्रोल्स द होल सेल एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट important part of my cell. However, before ending this, we have one another cell organelle which is scattered throughout the cell like confetti. That is nothing but the ribosome. Okay, so this is my ribosome. Okay, this is नाउ जो हमारा राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल का, ये कैसा है? ये एटीएस है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो ये तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। सिर्फ यूकैरियोट में एटीएस होगा, प्रोकैरियोट में दिस विल बी 70s। हमारा जो राइबोसोम है, एटीएस और 70s जो हम इसे कहते हैं, ये टेक्निकली पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इसका लार्जर सब यूनिट और ये इसका स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो व्हेन वी स्टडी दिस वन, this is the larger subunit and this is the smaller subunit. Because ये 80s है, इसका smaller subunit will be 40s and larger will be 60s. ओके, सो ये बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लार्जर सब यूनिट इज ऑन द टॉप, स्मॉलर इज एट द बॉटम। ये दोनों सब यूनिट्स हमेशा साथ साथ नहीं होंगे, दे विल ओनली बी टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और ये Mg2+ आयंस में हेल्प करते हैं इनको साथ में लाने के लिए। तो फाइनली अब हमारे यूकैरियोटिक सेल को जब हम एक साथ देख रहे हैं, तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर वुड लुक लाइक। ओके, so this is how cell structure and organization is studied. It is a very important part to study right before 11th and 12th. तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट्स है तो बताइए, and we'll come again with a new chapter. All the very best.